Welcome students. In preparation of board examination 2024-25 आज हम एटम पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं और एटम पे कैसे क्वेश्चन हम करेक्ट करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं इस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी एटम की बात आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो हम रदरफोर्ड को नहीं भूल सकते। रदरफोर्ड से हमें स्टार्ट करना पड़ता एटलीस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और उससे जो रिजल्ट निकला वो एक बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट था जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया। इसलिए कि उससे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो दिया हुआ था कॉन्सेप्ट जे थॉमसन का। तो थोड़ा सा हम जे थॉमसन के बारे में जान जाए। जे थॉमसन उन्होंने सिंपली कहा था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पूरी की स्फीयर है, पूरा एटम एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें घुसे हुए हैं। इसको ऐसे देखा जाता है कि वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो प्लम पुडिंग जो है एक ऐसा कॉमन डिश नहीं है एंटायर वर्ल्ड और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब कंट्रीज में तो है नहीं इतना कॉमन। इसलिए प्लम पुडिंग मॉडल को छोड़िए, वाटरमेलन मॉडल मतलब ये कि बीच जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, अब पूरा जो वाटरमेलन है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ये कहना था। लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ वही चौंकाने वाला रिजल्ट आया, डिफरेंट रिजल्ट आया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब क्या है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग? तो सबसे पहले हमें अल्फा पार्टिकल का जानना जरूरी है। अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल का मास हम 4m लेते हैं और चार्ज 2e लेते हैं। यहां पे e हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं शो कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। ये हम प्लस लिख देते हैं आपको आसानी है, ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। और अगर हीलियम की बात करें, हीलियम तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक ऑर्बिट होता है जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसलिए हम कहते हैं इसको अल्फा पार्टिकल को डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, हीलियम एटम। थिंग्स आर वेरी क्लियर कि 2 बार आयोनाइज कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हीलियम। इसलिए अल्फा पार्टिकल को हम समटाइम्स हीलियम से भी नोट करते हैं। अल्फा पार्टिकल को हम अल्फा ऐसे अल्फा पार्टिकल पूरा, या हम इक्वेशन में न्यूक्लियर रिएक्शन में हम हीलियम एटम से भी इसको हीलियम से भी सिंबल से नोट करते हैं, डबल आयोनाइज्ड हीलियम। क्या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम न लेके बहुत ही शॉर्ट में इसको हम करने जा रहे हैं। इनफैक्ट अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पार्टिकल है, उसको हम रे कह सकते हैं, लेकिन रे है नहीं, वो पार्टिकल एक्चुअली। तो अल्फा पार्टिकल उन्होंने एक लेड कैविटी लिया, ये लेड का बना हुआ है। इसमें उन्होंने कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मतलब यह है कि ये कैपेबल है अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए। ये जो हाउस है, कैविटी है, ये लेड कैविटी है, लेड कैविटी। मतलब यह है कि ये अगर अल्फा पार्टिकल को लेड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है,
तो ओपनिंग है वहीं से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, हर साइड में नहीं निकलेगा। कि अल्फा पार्टिकल एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा डेंजरस पार्टिकल है। बीटा उससे भी ज्यादा खतरनाक है, गामा उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो हमें बीटा गामा हमारे सिलेबस में कभी था, अब नहीं है। अब यहां से हम एक दिखा रहे हैं, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ही जा रहा है, देखिए। और ये जो है ये यहां पे रखा हमने गोल्ड लीफ फॉयल, पतला बिल्कुल सोने का वर्क, पतला सोने का। आपने देखा होगा चांदी का बहुत इस्तेमाल किया होगा, हलवा पे, मिठाई पे जो होटल में मिलता है चांदी का लगा के, उसे भी हमें फॉयल बोलते हैं। अब यहां पे लगा दिया उन्होंने एक फॉस्फोरेसेंस मटेरियल, ये है फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस मटेरियल। जो आपने देखा होगा फॉस्फोरेसेंस, जो रोड पर जो होर्डिंग वगैरह लगी होती है, जो इंफॉर्मेशन मिलता है, तो आजकल ब्लू और ग्रीन भी है और रेड भी होता है। जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होता है, एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं होता है, फॉस्फोरेसेंस का फिनोमिना रिफ्लेक्शन से अलग होता है। यहाँ हमारे पास टाइम नहीं है डिस्कस करने के लिए। बस ये समझिए कि अल्फा पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देता है, तो कैसे पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड लीफ फॉयल को क्रॉस करता है तो कुछ सीधे क्रॉस कर गया, कुछ ऐसे चला गया, कुछ ऐसे क्रॉस कर गया, कुछ ऐसे निकल गया। तो जब ये गोल्ड लीफ फॉयल को क्रॉस कर जाता है तो कैसे पता होगा क्रॉस करेगा? इसलिए कि अल्फा पार्टिकल ना तो यहां दिखाई देता है, ना गोल्ड लीफ फॉयल से पहले दिखाई देता है, ना गोल्ड लीफ फॉयल के बाद दिखाई देता है। तो हमें पता कैसे चलेगा अल्फा पार्टिकल का क्या हुआ? जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड लीफ फॉयल से टकरा गया तो उसका क्या हुआ? तो जब ये अल्फा पार्टिकल जब क्रॉस कर जाता है तब फॉस्फोरेसेंस पे पड़ता है तो वहां पे लाइट जनरेट होती है। तो इससे पता चल जाता है कि गोल्ड लीफ फॉयल ने अल्फा पार्टिकल को रोक नहीं पाया। रीजन बहुत ही क्लियर है कि अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गया गोल्ड लीफ फॉयल को, इसलिए कि एटम एक सॉलिड स्फीयर नहीं है, बल्कि एटम ऐसे बना हुआ है कि सेंटर में एक मैसिव पार्टिकल है, जिसे न्यूक्लियस है और बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, और उस ऑर्बिट के बीच में बहुत सारे फ्री स्पेस हैं, जिससे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाता है। और न्यूक्लियस के करीब होता है तो वो डिफ्लेक्ट करता है, बहुत ज्यादा करीब होता है तो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट करता है, और बिल्कुल अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस को टकराता है तो टच नहीं कर पाता है, यू टर्न ले लेता है। मतलब यह है कि अल्फा पार्टिकल कुछ सीधे निकल जाता है, न्यूक्लियस के जितना करीब आएगा उतने एंगल से डिफ्लेक्शन होगा, और अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के डायरेक्शन में होता है बिल्कुल तो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होता है। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को कभी टच नहीं करता है, इसलिए कि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव और हमारा न्यूक्लियस भी पॉजिटिव। इसमें दो हमारे ग्राफ है इंपॉर्टेंट, उसको हम देख रहे हैं। तो होप दिस थिंग्स आर क्लियर। दो तीन पॉइंट है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के पॉइंट है, उसके बाद उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के पॉइंट्स वो हम देख रहे हैं। यहां पर हमने ये ग्राफ लिया, हमने यहां पे लिखा हुआ एन थीटा, और ये हमारा यहां पे थीटा। एन थीटा का मतलब है नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ deflected alpha particles at angle theta, और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब थोड़ा सा एक ग्राफ से समझाऊंगा, डायग्राम से। अगर ना पॉजिटिव है ये, इसकी सब हमारे एटम के ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आप सब हो गए। तो अल्फा पार्टिकल कुछ सीधे चले गए ऐसे, जो दूर है, जो नजदीक है वो हमारा एक छोटी एंगल से डिविएट हो गया, जो बहुत नजदीक है वो लार्ज एंगल से डिविएट हुआ,
जो बहुत नजदीक है वो लार्ज एंगल से डिफरेंट हुआ, और जो बिल्कुल सीधे है वो यू टर्न हो गया, मतलब उसी पाथ पे वापस आ गया। सेम पाथ पे आएगा लेकिन यू टर्न हम दिखाने के लिए है। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, ये देखा गया कि जितना एंगल कम है, जितना एंगल उतना ज्यादा डिफ्लेक्टेड रेज है, माने कम एंगल पे डिफ्लेक्टेड रेज अल्फा पार्टिकल ज्यादा है और ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल कम है। अब ये ग्राफ जो है ऐसे ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ है हमारा। अब सपोज कीजिए इस पॉइंट को हम ले रहे हैं, इस पॉइंट को लीजिए, इस पॉइंट को, ये हमारा पॉइंट है, ये लिया। अब देखिए ये वैल्यू है हमारा n का और ये वैल्यू हमारा थीटा। तो एंगल स्मॉल है, इतने ही सेकंड एंगल, ये 0 होगा यहाँ पे, और डिफ्लेक्शन हमारा इतना ज्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन हो गया। अब यहां पे आइए दिस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमारा एंगल ये हो गया, इतना बड़ा एंगल, 0 से लेके यहां तक एंगल हो गया, और डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ये देखिए, ये डिफ्लेक्शन थोड़ा सा हो गया। तो जितना छोटा एंगल, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रेज डिफ्लेक्टेड ज्यादा है, कम एंगल पर ज्यादा रे डिफ्लेक्ट हो रहा है, और ज्यादा एंगल पर ये कम रे डिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसका फॉर्मूला है एन थीटा प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, साइन 4 थीटा बाई 2, एक फॉर्मूला है। क्लियर है, ठीक है, पावर 4 है, 1/9, 1/sin थीटा। तो दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 1/4 sin थीटा बाई 2, जाहिर सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, इट इज वेरी क्लियर कि अगर एंगल कम एंगल है तो डिफ्लेक्टेड रेज ज्यादा होंगे, और ज्यादा एंगल है तो डिफ्लेक्टेड रेज कम होंगे। ये आ सकता है समझ। अब इससे रदरफोर्ड ने क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम अल्फा पार्टिकल कितना नजदीक जा सकता है न्यूक्लियस का, उसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये देखिए हमारा न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, और ये हमारा अल्फा पार्टिकल जा रहा है, देखिए ये रिटर्न हो गया। अब ये जो सेंटर से, ये सेंटर है, ये सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस है ये हमारा r0 है, मतलब सेंटर से r0 के दूरी तक रहा। किसी भी डिस्टेंस में हम सेंटर से लेते हैं तो जस्ट वो टच नहीं कर पाया, इतने से वापस आ गया, तो हमें r0 निकालना है। न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, जस्ट यहां तो फिगर में कुछ डिफरेंस दिख भी रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल न्यूक्लियस के बॉडी को छूने ही वाला होता है। अब ये जा रहा अल्फा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। अब ½ mv², m is the mass of alpha particle, v is the velocity of alpha particle। m क्या है, अल्फा पार्टिकल का मास है, और v क्या है, अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे यहां पहुंचेगा तो रुक जाएगा, तब तो रिवर्स होगा, रिपेल होने के पहले रुकेगा, तो उस वक्त एनर्जी कहां गई, जब रुक गई तो एनर्जी कहां गई, तो डेफिनेटली जब बॉडी रुकती है तो काइनेटिक एनर्जी तो होती नहीं है, होगी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होना नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सी एनर्जी, हमारी एनर्जी यहाँ पे कौन सी, तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से लिखते हैं। वो कितना होता है हमें मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। उसके बाद मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल वहां पर जा रहा है, ठीक है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मास से क्या मतलब है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो
तो अल्फा पार्टिकल पे कितने चार्ज है? 2 पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मत समझिएगा। इसलिए कि U का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस यही देखना है हमारे पास कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 प्रोटॉन्स का चार्ज, और ये जो गोल लीफ है तो उसका क्या होगा? Z है एटॉमिक नंबर और इसे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? ऐसे निकालते हैं ना, Z को एटॉमिक नंबर को हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, और E, और उसके बाद R नॉट। अब R नॉट को उठा के हम यहां डाल दें, एक मिनट, अभी दोनों बैलेंस हो गए, K इक्वल टू U, तो मीन्स 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z E स्क्वायर अपॉन R नॉट। अब क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, R नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z E स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर नीचे आ गया। ये हमारा एक फॉर्मूला है। हम यहाँ पे अगर 2 को चाहे तो ऊपर कर दे तो नीचे mv स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मैं हाफ mv स्क्वायर के फॉर्म में रखता हूं कि आपके माइंड में रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी। ये R नॉट न्यूक्लियस के इतना करीब होता है, ये बाउंड्री करीब होता है, तो R नॉट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का रेडियस हो जाता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये रेडियस का न्यूक्लियस है। अब इनको जब कैलकुलेट करते हैं, जो क्लोजेस्ट अप्रोच होता है वही न्यूक्लियस का रेडियस होता है, इसलिए कि इतना करीब से वापस आ जाता है। और R नॉट का जब वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 10⁻⁻14 मीटर। ये ऑर्डर है, हो सकता है कि डिफरेंट न्यूक्लियस का अलग अलग हो, लेकिन ऑर्डर यही होता है 10⁻⁻14 मीटर का। ओके, अब यहां पे अगर R नॉट को लिखें 10⁻⁻14, यहां पर 10 लिख देते हैं हम, नीचे हमको 10 लिखना पड़ेगा, 10⁻1, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻14 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻15, ये हो गया 10 फर्मी। क्योंकि जनरली इस डिस्टेंस को हम फर्मी में लेते हैं, और ये याद रखिएगा कि 10 फर्मी 10 स्मॉल f हो गया, और 10⁻⁻15 मीटर इक्वल टू 1 फर्मी होता है। तो ये न्यूक्लियस का ऑर्डर है। 10f लीजिएगा, 10 फर्मी और 10⁻⁻14 मीटर, ये न्यूक्लियस के बारे में हो गया। अब एक टॉपिक है, डाउटफुल है, सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन आना चाहिए। इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? इंपैक्ट पैरामीटर सीधे है, ये न्यूक्लियस है। इसमें यह है कि अल्फा पार्टिकल, उसका वेलोसिटी वेक्टर, अब देखिए अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये और ये डिविएट हो गया ऐसे, इसका ये वेलोसिटी वेक्टर, अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इंपैक्ट पैरामीटर होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बहुत दूर होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर हम इस डिस्टेंस को ले लें तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है। कब होगा इंपैक्ट पैरामीटर? जब वेलोसिटी वेक्टर और जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस, जब वेलोसिटी वेक्टर बहुत ही दूर हो, तो ये बहुत दूर है, तो ये हमारा हो गया इंपैक्ट पैरामीटर बी। फॉर्मूला बी का
इम्पैक्ट पैरामीटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर cot थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज द हाफ एम वी एस cot थीटा बाई 2। ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है। इससे हम इम्पैक्ट, ठीक है। अब इस पे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इस पे कि पेपर इस पर बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए कि अब वो एक कंफ्यूजन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्लियरली टॉपिक मेंशन नहीं है। अब रदरफोर्ड जो मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल और जो बोर ने क्यों रदरफोर्ड मॉडल को रिजेक्ट किया, ये हमें देखना है। रदरफोर्ड मॉडल में जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है उसको हम डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को सेंटर पे माना और ये माना कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं। मान लो ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ये घूमते, एक ही ऑर्बिट लेके दिखा रहे हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब रदरफोर्ड के साथ ये प्रॉब्लम था कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले घूमना, उनका नहीं, पहले घूमने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटिंग का कॉन्सेप्ट है, उनके बाद में माइंड में आया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में होते हैं और सेंटर में पॉजिटिव न्यूक्लियस सेंटर पे होता है। बाकी जो उसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो आपको पता होगा। इस जो पॉइंट इंपॉर्टेंट उसको हम बता रहे हैं। लेकिन ये देखा इन्होंने कि इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एट्रैक्टिव या सीधे इसमें गिर जाएगा और कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए इलेक्ट्रॉन का चक्कर कटवा दिया। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू F सेंटीमीटर फोर्स। जब ये गोल गोल घूमेगा तो सेंटीमीटर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वेरी गुड कंसेप्ट। जैसे हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ है, अर्थ सन को ऑर्बिट कर रहा है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस है। मून अर्थ को रोटेट कर रहा है, अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो गया, इसलिए कि एक टाइम के बाद मैक्सवेल ने कहा कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सीलेट करता है, एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक्सीलेट्स। लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट इवॉल्व करता है, वो अल्ट्रावायलेट हो, इंफ्रारेड हो या विजिबल हो। तो जब एनर्जी जब निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी का लॉस होगा। अब जो रोटेशन होता है, रोटेशन या रिवोल्यूशन, ये सर्कुलर मोशन, ये हमारा एक्सलेटेड मोशन होता है। आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता, जब भी होगा तो एक्सलेटेड होगा। अब यहां पर अब जब एक्सीलेट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी लिबरेट करेगा, और जो एनर्जी लिबरेट करेगा तो उसमें एक चीज यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिबरेट किया तो इसके हमारे पाथ क्या हो जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके बैठ जाएगा। अब हमने बहुत अच्छा घर बनाया, वॉशरूम, किचन, बेडरूम, अब मालूम है कि पूरा का पूरा डेमोलिश हो गया। नक्शे पर तो बना दिया हमने, जब बनाने गए तो पूरा का पूरा मलबा बन गया, डेमोलिश बन गया, तो कंसेप्ट खत्म। तो अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके बैठ गया तो फिर स्ट्रक्चर इनका खत्म हो गया। ये न्यूटन रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है। रदरफोर्ड अब उसे मॉडिफाई किया नेल बोर्ड में, नेल बोर्ड, जिन्हें बोर्स मॉडल बोलते हैं, नेल बोर्स मॉडल। नेल बोर्ड में
दो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट लेके आए और अभी तक वो वैलिड है। ऑल दो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन नील बोर में है, इसलिए उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कहा था, जबकि बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जो हमारे इलिप्टिकल होते हैं, पढ़ा होगा इसलिए। अब नेल बोर ने सब कुछ मान लिया रदरफोर्ड का, एवरीथिंग, बस दो जगह उन्होंने कंट्राडिक्ट किया और उसको मॉडिफाई किया। उन्होंने दिया स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूमता है, उसके अलावा कहीं नहीं घूमेगा। हर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट डिफाइन है, KLMN मालूम है, KLMN N1 2 3 4 5। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा और उस ऑर्बिट में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, तो ना तो एनर्जी लूज करेगा और ना तो एनर्जी गेन करेगा। सिर्फ ना, जस्ट लाइक मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि जब अपने घर में घूमते हैं, इस रूम से उस रूम जाते हैं, किचन में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, दैट इज हॉल में जाते हैं, लॉबी में जाते हैं, तो आप टायर्ड नहीं होते हैं वहां पे। लेकिन जैसे ही कहा जाए कि भाई छोटे हैं आप, तो जाके बकाला है, 4th फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे लिफ्ट नहीं है, जरा बकाले से कुछ लेके आओ, तो आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मकान कहीं भी दुकान है, शॉप है, परचूनी का, वहां से सामान लेके आओ। मतलब ये कि जब अप डाउन करना होता है तो आप थकते हैं। ओके, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो अपने घर में घूमता है, जिस ऑर्बिट में है, आप 3rd फ्लोर पे हैं या 2nd फ्लोर पे हैं, तो उसी तरह से जब उसमें एनर्जी आपका लॉस नहीं होता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस नहीं होती है। जिस ऑर्बिट में सेट है उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन सवाल है किस ऑर्बिट में घूमेगा। अगर उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर हो, जहां पे L हमारा एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो mv/r के बराबर होता है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हमारा अगर न्यूक्लियस है तो ये ऑर्बिट है, ये रेडियस r है, r1 मान लीजिए, तो ये रेडियस हमारा r2 है। तो इसका r1 का क्या हो जाएगा मोमेंटम, m तो सेम रहेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m v1 r1। दूसरे वाले का क्या होगा, m तो मास सेम रहेगा, m v2 r2। तो इस तरह से अगर देखें तो हमारा mvr = NH/2π। h इज प्लांक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारा है। अब उसी तरह से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला होगा mv1 r1 = n कितना है 1, तो 1 है, तो 1 h/2π। इसकी अगर हम सेकेंड कर लेंगे तो m v2 r2, यहां पे 2 हो गया h/2π। मतलब यह है कि जिस ऑर्बिट में घूमेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, NH/2π का, जो n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जहां पे n शुरू होता है, n = 1 1 2, ये इन्फिनिटी तक जाता है। अगर लगता हो कि इन्फिनिटी तक, तो आगे हम बताएंगे इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, अब ये हमारा है, इसको कहा गया बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसको बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब जहां पर फिर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में चेंज कब आता है, एनर्जी कब रिलीज करता है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हम देंगे नहीं वो रिलीज करेगा नहीं, उसको एनर्जी लेगा तभी रिलीज करेगा। उसके लिए क्या है कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा एक ऑर्बिट है, मान लीजिए एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट हमारे ऑर्बिट से
1, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3। अब अगर इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरह से थर्मल एनर्जी है या हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें, किसी भी तरह के, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट होकर किसी तरह से मान लिया ये 1 से 2 पे पहुंच गया, तो यहां पे एनर्जी इसकी E1 थी, यहां पे एनर्जी इसकी E2 होगी। इसलिए कि हम कहते हैं जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हाई एनर्जी लेवल बोलते हैं, ये हमारा लोएस्ट है, यहां एनर्जी E1 है। अब उसको एनर्जी मिली, एक इलेक्ट्रॉन भाग के यहां से यहां पहुंच गया, लेकिन जब हायर ऑर्बिट में जाएगा तो 10⁻⁸ सेकंड से ज्यादा नहीं रह सकता, वो वापस चला आता है। तो एनर्जी लिया तो वापस गया, एनर्जी लिया तो ग्राउंड फ्लोर से, आई मीन लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे पहुंच गया। लेकिन जब हायर से नीचे आएगा, जब हायर से ऊपर गया, जब हायर से नीचे आएगा तो क्या करेगा उस एनर्जी का, वो एनर्जी रिलीज कर देगा, और वो क्या होगा, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी इक्वल टू E2 माइनस E1। तो जो एनर्जी लिया, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी नहीं देता है, बल्कि जो लिया वो वापस कर दिया, एक्साइट हुआ और जब नीचे आए तो वापस कर दिया, और ये डेल्टा ई इक्वल होगा h न्यू के बराबर। तो h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा पहले, और जब हायर स्टेज से लोअर स्टेज पे लौट के आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, किसके शक्ल में, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हमारा अल्ट्रावायलेट हो, गामा रे हो, एक्सरे हो, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो, कोई भी वेव हो। इसको कहा बोर ने, इसे कहा था बोर्स क्वांटाइजेशन, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो होप आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। इस पे जो लाइमन बामर क्वेश्चन सीरीज और नेल बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, उसमें उन्होंने रेडियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो तो खुद से कीजिएगा, लेकिन उस पर अप्लाइड क्वेश्चंस हम करवा देंगे। और उसके बाद जो है लाइमन बामर क्वेश्चन की फंड जो जितनी भी सीरीज है, ब्रैकेट सब पे हम काम करेंगे, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद।